हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम टीजीटी हिस्ट्री 2016 का जो पेपर 2019 में हुआ है उसका भाग 2 में अपलोड कर रही हूं, जिससे कि आप लोगों को और क्वेश्चन के मदद से आपकी तैयारी करने में आपको हेल्प हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। 30 तक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप उसको ज़रूर देखें। व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र है, यानी कि प्रश्न में आए हुए क्वेश्चंस जिनका आंसर भी है और उससे संबंधित कुछ डिटेल भी है, जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। तो आप उनको ज़रूर पढ़ें, उनसे संबंधित कुछ और तथ्य ज़रूर देखें, जिससे कि अगर क्वेश्चन वहाँ से आए तो आपका वो क्वेश्चन मिस ना हो। क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिज़ाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईशा संबंधित हैं? ताजमहल, बुलंद दरवाजा, लाल किला या उतमाद-दौला का मकबरा? और राइट ऑप्शन है यहाँ पर ए, ताजमहल। तो मुगल बादशाह शाहजहाँ का काल जो था वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है, और शाहजहाँ कालीन वास्तुकला का चरमोत्कर्ष आगरे में यमुना नदी के तट पर निर्मित उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा है, जिसे ताजमहल नाम दिया गया है। और इसके स्थापत्यकार जो हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जिसे शाहजहाँ ने नादिर उल असरार की उपाधि दी, और इसका प्रधान मिस्त्री या निर्माता जो था वो उस्ताद ईसा खां था। लर्नर्स, अगर आप सीटेट, यूपीटेट, रीट, DSSB, KVS, APS किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं टीचिंग से रिलेटेड, तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं आपको टॉप एजुकेटर से। और आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं, वीकली फ्री मॉक टेस्ट हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है और कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन है। और बिग न्यूज़ ये है कि 80% प्राइस ड्रॉप हो चुका है। अगर आप सीटेट, यूपीटेट, स्टेटेट और रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक सब्सक्रिप्शन में इन्हीं सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और सिर्फ प्राइस 80% ड्रॉप के बाद 699 और 899 का है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट रेफरल कोड यूज़ करने पर मिलता है। रेफरल कोड क्या है? रेफरल कोड है प्रतीक्षा टेट। और अगर आप DSSB, सुपर टेट, KVS, NVS, APS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सब्सक्रिप्शन में इन सभी एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलेगा। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स का ये सब्सक्रिप्शन है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट रेफरल कोड यूज़ करने पर मिलता है, जो कि प्रतीक्षा टेट है। और CTET 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स आप लोगों के लिए आया है, जो कि 17 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप CTET क्लियर करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी एक ही जगह पर कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में, यानी कि CTET के और स्टेट टेट के सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप इसी सब्सक्रिप्शन में आने वाले CTET के जो बैच हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, और UPTET की अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप इसी सब्सक्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर करें। रेफरल कोड डालना मत भूलना, प्रतीक्षा टेट, जिससे कि 10% का डिस्काउंट आपको मिले। मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी अनअकैडमी पर मिलती हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो। फ्री लाइव क्लासेस हैं, डेली होती हैं, तो उसके लिए भी आपको एक अनलॉक कोड यूज़ करना होता है, और अनलॉक कोड भी रेफरल कोड ही है, प्रतीक्षा टेट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एनरोल कर लीजिए। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? अष्टभुजाकार जो आकृति थी वो लोदी वंश के विशेषता थी, और लोदी वंश को मकबरों का काल भी कहा जाता है। लोदी काल के मकबरों को 2 भागों अष्टभुजी और चतुर्भुजी मकबरों में बांटा जाता है। प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा दिल्ली में स्थित खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है। सिकंदर लोदी के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई, जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण हुआ। उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने
जन निर्देश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच और उसके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से कौन उस आयोग का अध्यक्ष था? राइट ऑप्शन D.W.W. हंटर। W.W. हंटर। लॉर्ड रिपन ने 1882 में W.W. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था और इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाने थे। प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो, इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाता है। नेक्स्ट है, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना आसान सा प्रश्न है, तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया है। ज्योतिबा फूले द्वारा 24 सितंबर 1873 को सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई और ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक की एक क्वेश्चन कई बार आता है, गुलामगिरी 1872, सार्वजनिक सत्य धर्म व सत्य शोधक समाज संगठन द्वारा निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेक्स्ट है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? यंग बंगाल आंदोलन के पीछे जो प्रेरणा थे वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। 1828 में स्थित यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों को सुरक्षा और सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हेतु आवाज उठाना था। तो विवियन डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे। नेक्स्ट है, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा डैश घोषित किया गया। डैश में घोषित कौन से सत्र में? कलकत्ता सत्र 1888, कलकत्ता सत्र 1906, लाहौर सत्र 1885 या बॉम्बे सत्र 1889। और राइट ऑप्शन है बी, कलकत्ता सत्र 1906। तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य घोषित किया। चलिए, और कलकत्ता 1906 अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? लोहा, तांबा, सोना या चांदी? राइट ऑप्शन तांबा। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों हेतु प्रयोग किया गया वह तांबा थी और ऐसा माना जाता है कि तांबे की सर्वप्रथम प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व किया गया था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता है। तांबा के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था और तांबा की खोज हो जाने से इस काल को ताम्र पाषाण काल भी कहा गया। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? चहुंदड़ो, रूपर, दायमाबाद या धौलावीरा? ऑप्शन डी, धौलावीरा। ऑप्शन डी है धौलावीरा, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीयों लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है? ऑप्शन ए, सरस्वती नदी और दशवती नदी, सरस्वती नदी और सरयू नदी, सतुद्री नदी और विपाशा नदी या गंगा नदी और यमुना नदी? और सही आंसर है ऑप्शन ए, सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी। मनुस्मृति में दृष्टवती और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहा गया है। दृष्टवती की पहचान राजस्थान की हकरा नदी से की जाती है और दृष्टवती सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है जो राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है। इसे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदीतमा कहा गया है। गंगा व यमुना नदी के क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश कहे गए हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? और कर्मकांडी वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों के संबंधित अनुष्ठानों व विधियों का उल्लेख है और यह जो वेद है गद्य और पद्य दोनों में रचित है। तो इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो ये यजुर्वेद है। बाकी सब पद्य में है, लेकिन इसमें यजुर्वेद में कुछ अंश गद्यांश भी है, गद्य का भाग भी है, इसीलिए इसको गद्य और पद्य में रचित माना जाता है। यजुर्वेदों के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ व कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय है। तो कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से पता चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लाल बलुआ पत्थर। तो मथुरा से जितनी भी अधिकतर मूर्ति मिली हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म की हो या कनिष्क की हो, वो सब लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति कला के लिए लाल बलुआ पत्थर प्रयुक्त होता था और ईसा की प्रथम सदी से लेकर लगभग मुगल काल तक लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा था, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया गया जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, और यही चेक किया जाता है कि आपकी मानसिक लेवल को, कि आप कितने समझदार हैं, अगर कैसे भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कितने सही आंसर कैच कर पाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, अभी ऑप्शन आएंगे, अभी ये आपसे पूछा जाएगा कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो चलिए ऑप्शन पर पहुँच लेते हैं। कुछ आप ये दोनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लें। चलिए, अब ये जो कथन थे इसमें पूछा गया था कि कौन सा सत्य है। तो पहला सत्य था या दूसरा, केवल 1 और 2, या ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें जो पहला कथन था, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, वही कथन सही है। और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महान बौद्ध कहा जाता है, महायान बौद्ध कहा जाता है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल बंगाल का शासक बना और इसे उत्तरापथ स्वामी कहा जाता है। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था, उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। उसने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय खलजी वंश द्वारा नष्ट नहीं किए गए थे, बल्कि इन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा लगभग 1202 में नष्ट किया गया था। तो इसीलिए केवल एक जो कथन है वही सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दौरान सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया? मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम या अकबर द्वितीय? राइट ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में सबसे पहले 1748 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। निम्नलिखित में से किसके लिए शेर शाह सूरी को नहीं जाना जाता? किसके लिए नहीं जाना जाता? 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर। तो एक आंसर सही है और वह सही आंसर है ऑप्शन सी। तो नहरों द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए नहीं जाना जाता। नहरों द्वारा सिंचाई की जो प्रणाली है वो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने प्रारंभ की थी और शेरशाह सूरी प्रथम शासक था जिसने पहली बार रुपया को शुरू किया। नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन भी शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशात बाग की नींव रखी? अकबर,
जहांगीर, शाहजहां या नूरजहां। और राइट ऑप्शन है बी जहांगीर। जहांगीर ने रखी थी कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार और निसात बाकी नींव। उसी ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाया। जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक श्रेय दिया है। फलस्वरूप उसके समय में बहुत कम इमारतों का निर्माण हुआ। जहांगीर के समय में सबसे उल्लेखनीय इमारत क्या है? एतमादुल्ला का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया? तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध या फिर खानवा का युद्ध? और सही आंसर है तो पानीपत का प्रथम युद्ध। जो बाबर आया था वो तोप लेकर आया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण उसका तोपखाना और कुशल सेनापतित्व था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने से उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहा जाता है। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? पृथ्वीराज, हेमू राणा या मेदिनी राय? और राइट ऑप्शन है हेमू। हेमू जो था, क्योंकि जो दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वो हेमू और अकबर के बीच 1556 में ही हुआ था, 5 नवंबर को, और इसमें हेमू की पराजय हुई थी। और हेमू ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी, अपने आप के लिए स्वतंत्र शासक भी घोषित कर दिया था इससे पहले, लेकिन बाद में उसकी हार हो चुकी थी 1556, जिसे हम पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो ये है सही आंसर काबुल। ऑप्शन सी काबुल में है। 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई और उसे आगरा में नूर अफगान, जिसका आधुनिक नाम आराम बाग है, उसमें दफनाया गया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी के द्वारा चुने गए स्थान पर दफना दिया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? सही जवाब है प्रीवी काउंसिल। तो 74 ईस्वी कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर्स, लिमस्टर और हाइट को न्यायाधीश बनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे? और ऑप्शन में है अजीमुल्ला खान, राजा राम मोहन राय, महाराजा तेज चंद रे, राजा राधा कांत। और सही आंसर है बी राजा राम मोहन राय। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक था। इसने अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। तो राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है राजा राम मोहन राय को? तो अकबर द्वितीय के द्वारा ही दी गई है, और यही अकबर द्वितीय के पुत्र ही हैं बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसके समय में बादशाहत केवल लाल किले में ही सिमट कर रह गई थी और 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसका पुत्र बहादुर शाह जफर राजा बना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या एनी बेसेंट? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा है तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी एनी बेसेंट। और अगर भारतीय महिला पूछा जाता तो आंसर क्या होता? सरोजिनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है।
जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, 28-29 दिसंबर 1970 के कोलकाता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में इन्होंने इनकी अध्यक्षता की और इन्होंने भारत में स्वशासन के उद्देश्य से 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया। जन जागरण हेतु कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का भी संपादन किया एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है और सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कामागाटा मारू घटना। कामागाटू मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था और इसी से गदर आंदोलन की शुरुआत हुई। कनाडा सरकार ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। कनाडा सरकार का यह कानून इसलिए भी अधिक कठोर माना गया क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे भारतीय सीधे कनाडा पहुंच सकें। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत की जोरेवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस स्थान के नाम पर ही नामित की गई है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र? सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सिंध घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो इनमें से बताना है कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। केवल एक और दो, केवल दो या 1, 2, 3। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन, तीनों ही जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभिलेखों की छोटी लंबाई और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तमसो मां ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? छांदोग्य, मांडुक्य, मुंडक या बृहदारण्यक? और राइट ऑप्शन है डी, बृहदारण्यक उपनिषद में तमसो मां ज्योतिर्गमय यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो का उल्लेख है। इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का उल्लेख है। यह सबसे बड़ा उपनिषद है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? बुद्ध की मूर्ति, अशोक के शिलालेख, महाविभाषा या जातक कथाएं? और राइट ऑप्शन है बी, अशोक के शिलालेख। तो मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? तो शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और उसके बाद शासक कौन बना? तो उसके बाद शासक बना अग्निमित्र। शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था और इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। अगला प्रश्न, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो बाघ की गुफाएं जो करती हैं वो गुप्त युग से संबंधित हैं और गुप्त युग को क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन या मोहम्मद गोल? और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बलबन। बलबन जो था वो मामलुक वंश का शासक था, मामलुक वंश का। तो सल्तनत कालीन शासक बलबन मामलुक वंश से संबंधित था और 1906 से 1290 ईस्वी में दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग अलग वंशों से संबंधित थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश, इल्तुतमिश शमशी और बलबनी वंश की स्थापना की बलबन ने, जो कि मामलुक वंश से संबंधित था। चलिए, बाद में इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इन्हें मामलुक शासक कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता ए शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर या मालोजी भोसले? और राइट ऑप्शन है सी, मलिक अंबर, क्योंकि दक्कन की बात हो रही है। दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति के प्रणेता मालिक अंबर था।
या मल्लिकंबर था। सर्वप्रथम इस नीति का सफल प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया था। तो यहाँ पर स्पेशली दक्कन का लिखा गया है, इसलिए आंसर शिवाजी नहीं होगा, मल्लिकंबर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी घोषित किया? बलबन, कैकूबाद, अलाउद्दीन या फिरोज तुगलक? और सिकंदर-ए-सानी अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसे नामों से विभूषित किया गया है, और ये उसकी उपाधि थी, सिकंदर-ए-सानी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री के पेपर का। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो ये मूल रूप से शेर शाह के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क कर लगान वसूल किया जाता है। ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि शामिल थी। और एक और प्रश्न बचा है, एक और प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है, क्योंकि 63 यानी कि 62 क्वेश्चन होंगे, और हमारा सेकंड नंबर से स्टार्ट हुआ था, इसीलिए 63 हुआ है। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिरागे दहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? और राइट ऑप्शन है बी, शेख नासिरुद्दीन महमूद। चिश्ती सूफी संत शेख नासिरुद्दीन महमूद को चिरागे दहलवी के नाम से भी जाना जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तौहीद-ए-वजूदी की रचना की। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की। और यहाँ पर ये हमारा चैप्टर, हमारा एक क्वेश्चन पेपर एंड होता है। इसी के साथ उम्मीद करती हूँ आप इसको इन प्रश्नों से, इन व्याख्याओं से आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको मदद मिले, आपकी तैयारी में आपको हेल्प हो। और इसी उम्मीद के साथ ये पेपर अपलोड किया गया है। व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र है, जिससे कि आपको हल के लिए कहीं और भागना ना पड़े, और उससे संबंधित जो डिटेल है उसकी भी जानकारी आपको हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। इसके बाद और भी वीडियोस अपलोड होंगे, काफ़ी सारे ऑलरेडी पेपर्स अपलोड किए गए हैं, उनको आप देख लें।